जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आया हूं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपने पर्यावरण के अंतर्गत हमारे पुराने वीडियो भी देखे होंगे, और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर जरूर देख लें। वो सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो तथा अन्य किसी राज्य की स्टेट सर्विस एग्जाम हो या अन्य कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो, है ना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगला वीडियो है अपना भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं या जब भी हम लाइव आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। यह एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी कोई आपसे पूछ ले कि विश्व स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण को लेकर सबसे पहले प्रयास कब किया गया या विश्व स्तर पर कोई ऐसा सम्मेलन हुआ क्या, तो आप देखेंगे 1972 में। कब? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। यह विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर एक पहला सम्मेलन था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व स्तर पर पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं, पर्यावरण संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, इनको लेकर के एक विश्व स्तर पर कोई सम्मेलन किया गया, तो वो कब किया गया? तो वो किया गया पहला था 1972 में, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। आपने देखा होगा स्टॉकहोम सम्मेलन के लगभग 20 वर्ष पश्चात, मैं पुराने चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। समझ में आ रहा है आपको? और उससे 20 साल पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो कि विश्व स्तर पर एक पहला सम्मेलन था। ठीक है, ये स्टॉकहोम क्या है? ये राजधानी है दोस्तों। क्या है? राजधानी। कहाँ की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन है ना, स्वीडन एक यूरोप का देश है। आप देखेंगे जब मैप लेकर बैठेंगे तो ऊपर ऊपर दिखेगा आपको, नार्डिक जो कंट्री है वहां पर दिखेगा आपको। तो स्वीडन जो है, स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम सम्मेलन वहां स्वीडन में हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। आपको समझ में आ गया होगा स्टॉकहोम सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं। और ये 1972 में हुआ था, और ये विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर एक पहला सम्मेलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन भारत में क्या क्या प्रयास हुए। तो भारत में बहुत सारे प्रयास हुए हैं। वो मैं देखो, जो एक्ट पढ़ाना है वो अलग पढ़ाऊंगा आपको, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये अलग पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी सिर्फ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता रहा हूँ आपको कि भारत में किन किन लोगों ने, है ना, कौन कौन से लोग हुए जिन्होंने पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाई लोगों में, तो उनके बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो, ये हो गया। और इसी तरह जो 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, तो हमने हमारे यहाँ भी क्या हुआ? पर्यावरण को लेकर जागरूकता आई। और हमारे यहाँ भी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? बार बार क्वेश्चन आता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी का एक दृष्टिकोण था। आज थोड़ा गले में खराश है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा देख लेंगे। महात्मा गांधी का एक दृष्टिकोण था कि प्रकृति के पास मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन उनकी लालची स्वभाव को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इथिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, उनका मतलब पर्यावरण को लेकर एक विशेष दृष्टिकोण था कि जो वो मनुष्य के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है ना, उन सभी को पूरा करने के लिए प्रकृति है। लेकिन जब मनुष्य बहुत ही ज्यादा लालची बन जाता है, तो उसकी वो लालचीपन को जो खत्म करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए प्रकृति के पास कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो कहा है कि प्रकृति के पास मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जितनी भी अपनी जरूरतें, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान है, सिंपल सी जो जरूरत है, उन सबको पूरा करने के लिए प्रकृति के पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर हमारा लालची स्वभाव आ जाता है और हम बहुत कुछ इस प्रकृति से प्राप्त करना चाहते हैं और कहीं न कहीं इस पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो उसके लिए इस प्रकृति के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा महात्मा गांधी जी का कथन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंडी प्रसाद भट्ट। आपने नाम सुना होगा, 100% नाम सुना होगा आपने। पर्यावरण जब भी पढ़ी होगी तो आप नाम सुना होगा। दो नाम है, चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। चिपको आंदोलन क्या था, उस पर अभी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, चिपको आंदोलन से सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि लोग जब पेड़ पौधों को काट रहे थे, तो ये जो है वहां पर जाकर पेड़ों से जाकर चिपक गए थे, इसलिए इसको बोला गया चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इनमें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समझ में आया आपको? क्या क्या नाम है? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगर आपसे कोई पूछ लें कि चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण, या फिर इनको पूछ ले कि ये कहाँ से किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आपको पता होना चाहिए चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से आप देखेंगे, क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या ये आधुनिक भारत का पर्यावरण विद्वान किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पर्यावरण विद्वान किसे कहा जाता है? कहा जाता है चंडी प्रसाद भट्ट को। मैंने शॉर्टकट लिख दिया है चंडी प्रसाद भट्ट। तो मैं आपको, यानी कि जो भट्ट साहब है अपने, उनको आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल जो बहुगुणा थे, दो थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्र प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा को क्या बोलते हैं? वृक्ष मित्र कहा जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, जो सुंदरलाल बहुगुणा है वृक्ष मित्र, क्योंकि ये सुंदर है, मैं याद करने को बोला, क्योंकि ये सुंदर है इसलिए इनको क्या बोलते हैं कि वे वृक्ष के मित्र हैं, क्योंकि वृक्ष भी बड़े बड़े सुंदर होते हैं, वृक्ष भी अच्छे सुंदर होते हैं, तो वृक्ष मित्र भी क्या होंगे? सुंदर होंगे। मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ लेंगे। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा। और आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान कौन है? तो वो चंडी प्रसाद भट्ट है। इन दोनों में अंतर याद रखना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वृक्ष मित्र यानी सुंदर होगा वो, तो इन सुंदरलाल बहुगुणा, और चंद्र ये जो है चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये आधुनिक भारत का पर्यावरण विद्वान थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है दोस्तों, यहाँ पर बाबा आमटे और मेधा पाटकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। बाबा आमटे और मेधा पाटकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन में बाबा आमटे और मेधा पाटकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए आपको अगर पूछा जाए कि मेधा पाटकर जो है या बाबा आमटे जो किस आंदोलन से संबंधित थे, तो याद रखना ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ शाम के टेस्ट में, बताओ बाबा आमटे या मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित? आपको बताना होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा को बचाने के लिए है ना, उन्होंने जो आंदोलन किया उसको बोलते हैं अपन। इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगले वीडियो है उसमें जाऊंगा। अभी सिर्फ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ आपको। तो बाबा आमटे और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। वहीं चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? आपके चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी चीजें आपको एक जगह कभी भी नहीं मिलेगी, मैं ढूंढ ढांड के लाया हूँ। जैसे राजेंद्र सिंह जी को क्या बोला जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। अगर आप कोई बोल दे कि बताओ जल पुरुष है ना, वाटरमैन किसे बोलते हैं? तो वो है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। याद कैसे कर सकते हैं? आपके आसपास कोई राजेंद्र सिंह या राजेंद्र नाम का लड़का है तो उसको दिमाग में बिठा लो कि भैया ये जल पुरुष है। क्या दिमाग में बिठा लो? जल पुरुष, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे ही राजेंद्र सामने आएगा आपको दिमाग में आ जाएगा ये क्या है? जल पुरुष है। ये याद करने की दोस्तों एक प्रकार की ट्रिक है, लंबे समय तक याद रहता है। इससे रिलेटेड करके याद करो, बार बार बोलता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो राजेंद्र सिंह जो है ये जल पुरुष हैं। इन्होंने परंपरागत जल स्रोतों को तकनीकी विधि से जोड़कर राजस्थान के क्षेत्र में जलापूर्ति करी थी। इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्होंने क्या करा था कि जो परंपरागत जल स्रोत हैं, जो परंपरागत जल स्रोत हुए ना, जैसे बहुत सारे आप देख सकते हैं तालाब हो गए, कुएं हो गए, इनको में क्या करा था? तकनीकी विधि से जोड़ा इनको एक तकनीकी विधि से जोड़ करके वहां पर जल की आपूर्ति करवाई। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने राजस्थान के बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो बंजर थे, वहां पर पानी नहीं था, तो इन्होंने जो परंपरागत रूप से जो भी स्रोत थे, जल के स्रोत, उनको तकनीकी विधि से जोड़कर वहां पर पानी उपलब्ध करवाने का काम करा उन्होंने, इसलिए इनको जल पुरुष कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कहाँ पर काम करा इन्होंने? राजस्थान में। आपने देखा होगा अपने यहाँ पर ज्यादा मरुस्थल किधर है? राजस्थान में, है ना। थार मरुस्थल नाम सुना होगा आपने, कहाँ पर है वो? राजस्थान में। तो वहां पर जो मरुस्थलीय इलाके में इन्होंने बहुत काम किया, और वहां पर ऐसे इलाकों में जहां पर पानी था ही नहीं, वहां पर पानी उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अपन। अगला है कैलाश सांकल। कैलाश सांकल जिनको टाइगर मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया था। आप भी इसी प्रकार से अपने दोस्तों को याद कर लो कि कैलाश नाम का कोई दोस्त है और वो क्या है? आपका टाइगर है या टाइगर मैन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद करोगे, याद रह जाएगा। तो आपको जो भी कैलाश कोई मित्र है तो वो क्या कहलाएगा? कैलाश सांकल टाइगर मैन, राजेंद्र सिंह जलमैन या जल पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सलीम अली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन। क्या कहा जाता है? पक्षी पुरुष भी कह सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा हिंदी में हिंदी हो जाएगी, है ना। आप तो सिंपल से याद रखना बर्डमैन, ठीक है। सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। क्योंकि ये इन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किया, इसलिए इनको सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। क्या है? बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी कि भारतीय जो पक्षी हैं उनके लिए जो पुस्तक लिखी इन्होंने, सलीम अली ने बर्डमैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो आपको 3 नाम याद होना चाहिए। सलीम अली क्या है? बर्डमैन है। राजेंद्र सिंह क्या है? जल पुरुष है। कैलाश सांकल क्या है? टाइगर मैन है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अभी तक मैंने जो आपको बताया है उसका फिर लास्ट में सार बताऊंगा, उसको सार को जरूर सुनना दोस्तों। जब सार सुन लोगे ना आप तो 100% आपको याद हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ आगे की ओर बढ़ता हूँ, लास्ट में सार जरूर बताऊंगा आपको पूरा। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है चेवांग नॉरफेल। क्या नाम है? चेवांग नॉरफेल। अच्छा, इस नाम को ही पढ़ के आपको लग रहा होगा ये नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, यानी कि अपने जो लद्दाख है, लद्दाख क्षेत्र का नाम है जिनका नाम है चेवांग नॉरफेल। ये इनको आइसमैन कहा जाता है। आइसमैन क्यों कहा जाता है? बर्फमैन, है ना। तो बर्फमैन या बर्फ पुरुष क्यों कहा जाएगा? तो चेवांग नॉरफेल को
चेवांग नोरभेल को आइसमैन इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने क्या करा, कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण कर लेह लद्दाख क्षेत्र में पानी की समस्याओं को दूर किया। यानी कि दोस्तों एक ग्लेशियर जो होते हैं ना, एक तो वो प्राकृतिक रूप से ग्लेशियर बनते हैं, है ना, लेकिन कुछ ग्लेशियर को इन्होंने क्या करा, कृत्रिम रूप से बना करके उससे पानी की उपलब्ध करवाई। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि लेह लद्दाख का क्षेत्र जहाँ पर पानी नहीं उपस्थित होता था, वहां पर भी इन्होंने पानी, ये क्या है, पानी की समस्या को इन्होंने दूर करा। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको आइस मैन भी कहते हैं। यानी कि इन्होंने कृत्रिम रूप से एक आइस तैयार करा, बर्फ तैयार करा। समझ में आ रहा है, बर्फ बहुत बड़े जो ग्लेशियर, बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं आप देखते हैं, ग्लेशियर एक प्रकार के, तो जो ग्लेशियर है इन्होंने कृत्रिम रूप से तैयार करा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आइस मैन कहते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो आपको 4 नाम याद होंगे। आइस मैन कौन है, चेवांग नोरफेल है, केरासांकर कौन है, टाइगर मैन है, राजन सिंह कौन है, जल पुरुष है, और आप देख सकते हैं जो पक्षी के संबंधित जो काम किया जिन्होंने, उनका नाम आप कैसे, सलीम अली जो है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। जीडी अग्रवाल, देखो जीडी अग्रवाल कौन है, ये पर्यावरण इंजीनियर कहे जाते हैं। तो जीडी अग्रवाल कौन है, पर्यावरण इंजीनियर है। फिर इसी प्रकार से आप याद रख लो, आपके आसपास में कोई अग्रवाल जी हैं तो याद कर लो भैया ये पर्यावरण इंजीनियर है ना, ऐसे करोगे तो याद जल्दी हो जाएगी। जीडी अग्रवाल क्या है, पर्यावरण इंजीनियर है। ठीक है, याद रखना। तो ये 4-5 नाम आप बिल्कुल याद रखना, फिर लास्ट में आपको रिविजन करवा दूंगा। अगला है मेनका गांधी, वन्य जीव संरक्षण संबंधी किताबें लिखी। यानी कि मेनका गांधी जी जो है ना, ये मंत्री भी रही थी पिछली बार, अभी मंत्री नहीं है, लेकिन मेनका गांधी वन्य जीव संरक्षण संबंधी किताबें लिखी इन्होंने। मेनका गांधी जी ने वन्य जीव संरक्षण संबंधी किताबें लिखी तथा जीवों को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन भी बनाया। पीपल फॉर एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनमें से देखो, मेनका गांधी जी ने पर्यावरण संबंधी बहुत सारे काम करे हैं इन्होंने, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, वन्य जीवों से संबंधित बहुत सारी किताबें लिखी, और साथ ही साथ इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था पीपल फॉर एनिमल। क्या नाम है, पीपल फॉर एनिमल। ठीक है, पीपल फॉर एनिमल, यानी कि जो लोग जो हैं वो किसके लिए हैं, जानवरों के लिए। इस प्रकार से इन्होंने एक संगठन भी बनाया था। समझ में आ रहा है आपको, किसने बनाया था, मेनका गांधी ने। ये सभी जितने भी बातें बता रहा हूँ एक एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञानी प्रोफेसर माधव गाडगिल, नाम क्या है ये, क्या है, क्या बोलते हैं इनको, पारिस्थितिकी विज्ञानी प्रोफेसर माधव गाडगिल, है ना, प्रोफेसर माधव गाडगिल को पश्चिमी घाट पारितंत्र विशेषज्ञ पैनल के चेयरमैन रहे हैं ये। तो आपको पूछ ले कि पश्चिमी घाट, अपने भारत में आप देखेंगे भारत के निचले इलाके में 2 घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है तो वहां पर पर्यावरण संबंधी जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए एक पैनल बनाया गया था, जिसे बोलते हैं पश्चिमी घाट पारितंत्र विशेषज्ञ पैनल। इसके चेयरमैन, है ना, इसके चेयरमैन कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर माधव गाडगिल थे, है ना। एक गाडगिल फॉर्मूला दिया था इन्होंने कि पर्यावरण को किस प्रकार से वहां पर कम नुकसान कम पहुंचे, है ना, पश्चिमी घाट पर पर्यावरण को, जीव जंतुओं को किस प्रकार से कम नुकसान पहुंचे, इसके ऐसा इस प्रकार से इन्होंने फार्मूला दिया था, इसे बोलते हैं माधव गाडगिल फार्मूला भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और आप इतना याद रखना कि पश्चिमी घाट पारितंत्र के विशेषज्ञ पैनल के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर माधव गाडगिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आनंद कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक एक बार मैं अभी पढ़ा दूंगा, लास्ट में फिर रिविजन करूंगा, आपको पूरा याद हो जाएगा गारंटी दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखते रहो। हो सकता है आपने पहली बार सुन रहे हैं नाम, लेकिन आपको याद हो जाएगा। अगला है आनंद कुमार। अब ये आनंद कुमार कौन है, ये कहां पर आनंद ले रहे हैं, तो आनंद कुमार जो है ये अ से अ, आनंद कुमार अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है जिसका नाम है अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम। क्या नाम है कार्यक्रम का, अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम। क्या नाम है, अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम, यानी हाथियों से संबंधित है। तो आनंद कुमार क्या है, अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं। यानी कि आनंद कुमार जो है इन्होंने क्या किया, एक कार्यक्रम हुआ था हाथियों को संरक्षण के लिए, अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम, उसका नेतृत्व किसने किया, तो आनंद कुमार ने किया। और ध्यान रखना, मानव हाथी के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए कार्यक्रम समाया। अब बोलेंगे आप मानव और हाथी के बीच सामंजस्य मतलब क्या है, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है, जैसे सड़क पर हम जा रहे हैं तो बीच में माना कि कहीं हाथी आ गया है ना, या तो कहीं भी क्या है, मानव और हाथी के बीच में झड़प हो सकती है ना, कई बार ऐसा हो जाता है ना। वैसे तो हाथी बहुत समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी झड़प हो जाती है, या तो मनुष्य का नुकसान हो सकता है, या हो सकता है मनुष्य हाथियों का नुकसान कर दें। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आनंद कुमार जी ने ये अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम, जो कि अन्नामलाई क्षेत्र में चलाया था। ठीक है, अन्नामलाई किधर आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे सभी। अन्नामलाई कहाँ पर है, मैंने बताया भी था। अन्नामलाई लगभग कितने राज्यों में पड़ता है, 2 राज्यों में पड़ता है। उन दोनों राज्यों के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, याद से बताना। अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई एक बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार से, है ना, तो आप उसका बताएंगे वो कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुनीता नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। सुनीता नारायण, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, एक पत्रिका की संपादिका थी ये, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, अभी आपसे पूछ ले डाउन टू अर्थ जो पत्रिका, इसकी संपादक कौन है, तो सुनीता नारायण है। कौन है, सुनीता नारायण है। और इनका मानना है कि प्रदूषण से सबसे ज्यादा हानि जो होती है ना, वो महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को होती है। महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को होती है। दोस्तों ऐसा क्यों कहा होगा ना, क्योंकि देखो महिला, बच्चों और गरीबों में उनका ये कहना था, गरीब जो है ये क्या है, इफर्ट नहीं कर पाते बहुत सारी चीजें। मतलब कई बार क्या होता है कि वहां पर जहाँ अपने को लगाना होता है उनके पास, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों की, मतलब वो बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, इनकी भी वो आसानी से उपलब्ध नहीं कर सकते, तो फिर वो बहुत सारी चीजों से कैसे मुकाबला करेंगे, पर्यावरण संबंधी समस्याओं से कैसे
मुकाबला करेंगे। इसलिए इन्होंने बताया कि महिलाएं, बच्चे एवं जो गरीब वर्ग होता है इनको कहीं ना कहीं पर्यावरण से सबसे ज़्यादा नुकसान है। कहीं कहीं अमीर वर्ग जो है ये कहीं ना कहीं इस नुकसान से थोड़ा कम इसको नुकसान होता है, क्योंकि ये इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो गरीब वर्ग इनके पास सुविधाएं नहीं होती है, इसीलिए सुनीता नारायण जी ने बताया कि महिलाओं, बच्चों और गरीबों को है पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है सबसे ज़्यादा समस्या किसको होती है, महिला, बच्चों और गरीबों को होती है, ठीक है। और इनकी पत्रिका याद रखना, डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये एक पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, क्योंकि इंदिरा गांधी भी कहीं कहीं इंदिरा गांधी जी ने ये लाया था, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे काम इंदिरा गांधी ने भी किए थे, इसलिए उनके नाम पर इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। और ये उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है, ये व्यक्तियों को भी दिया जाता है या संस्थाओं को भी दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण यानी कि वृक्षारोपण करने एवं बंजर भूमि के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई हो। समझ आ रहा है आपको? यानी कि कोई बंजर भूमि है जहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं, तो उसको बंजर भूमि को क्या करा, वहाँ पर वृक्षारोपण किया, या वृक्षारोपण में जिसका विशेष योगदान रहा है या अग्रणी भूमिका रही है, उन्हीं को ये इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, तो बताइए इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो उन लोगों को दिया जाता है या उन संस्थाओं को दिया जाता है जो वृक्षारोपण के क्षेत्र में या बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत सारा चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण नैतिकता। देखो, पर्यावरण नैतिकता दो स्तरों पर होती है। पर्यावरण की जो नैतिकता है ना, नैतिकता दो स्तर पर होती है। एक तो मानव केंद्रित होती है और एक क्या होती है, एक जीव केंद्रित होती है। मानव केंद्रित से मतलब ये दोस्तों कि यानी मानव केंद्रित दृष्टिकोण का यह मतलब है कि यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर मानव ही सबसे महत्वपूर्ण जीव है, ऐसा माना जाता है। इसमें दो दृष्टिकोण फिर बताऊं, एक है मानव केंद्रित दृष्टिकोण और एक जो दृष्टिकोण आपको मिलेगा वो है जीवन केंद्रित या जीव केंद्रित दृष्टिकोण। मानव केंद्रित दृष्टिकोण में ऐसा होता है कि मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और बाकी सब जीवों को ऐसा माना जाता है कि ये बाकी सब जो जीव बने हैं ना, ये मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने हैं। इसीलिए बोलते हैं भैया बकरी, मतलब कि बकरा है ना, मुर्गा, सब ये क्या है, किसके लिए बने, मनुष्य के लिए बने। लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। हर एक जीव का अपना अधिकार है इस पृथ्वी पर, ठीक है। अपन जो मांसाहारी बनते हैं और मांसाहारी बनने के बाद फिर क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं और अपन ये समझते हैं कि भाई हम तो सबसे बड़े हैं, मानव हैं, हम तो मनुष्य हैं, तो हम तो सब बकरा भी खाएंगे, मुर्गा भी खाएंगे, है ना। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं कहने मतलब ये है, यहाँ पर जो है दो दृष्टिकोण बताएं, तो यहाँ पर जो दृष्टिकोण ये इन चीज़ को मानता है। यहाँ पर ये बोलता है कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण मनुष्य को पृथ्वी पर सबसे महत्वशाली बताता है और जीव मानता है, और पृथ्वी के समस्त जो दूसरे संसाधन हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने हैं। यानी कि मानव सबसे महत्वपूर्ण है और जितने भी संसाधन हैं वो सभी मानव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने हैं। ये बताता है आपका मानव केंद्रित। लेकिन जो अगर देखा जाए नैतिकता के रूप में देखा जाए तो थोड़ा सही नहीं है। अगर इसकी बात करें, क्या दूसरा जो है आपका वो है जीवन केंद्रित, यानी हर जीव को महत्व दिया गया है। यानी कि यहाँ पर बकरे का भी उतना ही महत्व है, मुर्गी का भी उतना ही महत्व है, मुर्गे का भी उतना ही महत्व है, कुत्ते का भी उतना ही महत्व है, मनुष्य का भी उतना ही महत्व है, हर एक जीव जंतु का उतना ही महत्व है। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? यानी कि ये जो है जीवन केंद्रित जो दृष्टिकोण है पर्यावरण का, ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। और वही पर्यावरण नैतिकता का जीवन केंद्रित दृष्टिकोण केवल मानव को महत्व न देकर सभी जीवों को महत्व देता है। समझ में आया आपको? ये दोनों बातें समझ में आई आपको, नहीं आई? एक होता है मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण और एक होता है जीवन केंद्रित दृष्टिकोण। मनुष्य केंद्रित जो दृष्टिकोण होता है उसमें केवल मनुष्य को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बाकी जितने भी जीव हैं वो मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने हुए हैं। जबकि जो जीवन केंद्रित या जीव केंद्रित है ना, जो दृष्टिकोण है उसमें सभी जीवों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हर एक जीव का पर्यावरण में अपना एक महत्व होता है, चाहे वो कोई भी छोटे मोटे क्या, चाहे चींटी हो या जो भी हो, सभी को महत्व दिया जाता है। वो है आपका पर्यावरण का नैतिकता का जीवन केंद्रित दृष्टिकोण, और सिर्फ मानव को महत्व दिया जाता है, वो मानव केंद्रित दृष्टिकोण होता है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों, और आपसे पुनः निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर ले। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें, और मैंने जो आपको पूछा है क्वेश्चन उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि अन्नामलई कहाँ पर है। और फिर बोल रहा हूँ, आप ये क्विक रिवीजन जरूर देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो जितना मैंने पढ़ा है इसका सार ये है कि सबसे पहली बात बताया मैंने कि विश्व स्तर पर जो है, देखिए रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, विश्व स्तर पर सबसे पहले पर्यावरण को लेकर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो वो आप देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जो कि 1972 में हुआ, ठीक है। और ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। समझ में आया? वो विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी सबसे पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये 1972 में हुआ और स्टॉकहोम में हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। दूसरी बात, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, इसी के लिए हमारे यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी हमारे यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया, जो कि 1972 में आया था। ये दो बातें। तीसरी बात, महात्मा गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था कि प्रकृति के पास मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है। मतलब ये प्रकृति जो है ना, इसके पास मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन जो लालची स्वभाव है मनुष्य का, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप दो नाम सुनेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ये दोनों किससे संबंधित है? ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंडी प्रसाद भट्ट को। और वहीं पर वृक्ष मित्र, मैंने आपको बताया था सुंदर वृक्ष सुंदर होते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा वृक्ष मित्र कहा जाता है। तो वृक्ष मित्र किसे कहा जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है। और जो आधुनिक भारत का जो प्रथम पर्यावरण विद्वान है वो चंडी प्रसाद भट्ट है। फिर दूसरी बात, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वो बाबा आमटे और मेधा पाटकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बाबा आमटे और मेधा पाटकर क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता है। ठीक है। राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। फिर कैलाश सांकल को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन कहा जाता है। राजेंद्र सिंह जल पुरुष, कैलाश सांकल टाइगर मैन, ठीक है। फिर सलीम अली बर्डमैन, फिर चेवांग नोरफेल क्या है? आइस मैन है। और जीडी अग्रवाल जिनको पर्यावरण इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें, इनको याद होना चाहिए। तो दूसरी बात, जो मेनका गांधी है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और एक संगठन बनाया जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल। पीपल फॉर एनिमल किसने बनाया? मेनका गांधी ने। फिर पारिस्थितिकी विज्ञानी जो हैं वो प्रोफेसर माधव गाडगिल थे, जिन्होंने पश्चिमी घाट पारितंत्र विशेषज्ञ पैनल में इनको नियुक्ति हुई थी और चेयरमैन थे। तो ध्यान रखना, पश्चिमी घाट पारितंत्र विशेषज्ञ पैनल के चेयरमैन कौन रहे? तो वो रहे प्रोफेसर माधव गाडगिल। फिर आनंद कुमार जो हैं ये अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता थे और उन्होंने हाथी एवं मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या नाम है? आनंद कुमार। फिर इस प्रकार से जो सुनीता नारायण है इन्होंने डाउन टू अर्थ पत्रिका लिखी और इन्होंने बताया कि महिलाओं, बच्चों और गरीबों को पर्यावरण प्रदूषण का सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है? मैंने आपको बता दिया कि जो वनीकरण में या बंजर भूमि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको दिया जाता है। और पर्यावरण नैतिकता में दो चीजें हैं, एक होता है दो प्रकार के दृष्टिकोण, एक मानव केंद्रित और एक जीवन केंद्रित। मानव केंद्रित जो दृष्टिकोण है वो केवल मानव को महत्व देता है, वहीं जीवन केंद्रित या जीव केंद्रित दृष्टिकोण सभी जीवों को महत्व देता है। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। शुरुआत में मेरा थोड़ा क्या है गला खराब था, उससे दिक्कत आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सही हो गया। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं कि अन्नामलाई कहाँ पर है, किन किन राज्यों में, क्योंकि वो 2 राज्यों में आप बताएंगे कौन कौन से राज्यों में। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। जय हिंद।